ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। इतनी दोस्तों गहरे भैंस सपनों आ के रही है बाद भी ये लड़का जिंदा बचने में और कामयाब शानदार हो गया। भैंस है। इसकी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये नफरत में बहुत कुछ अच्छी है। कम पैसे से ये शर्त जीतकर भी मुझे क्या ही फायदा हुआ। लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर वो बड़ा सा आदमी ध्रुव के पास गया और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मेरा नाम है भूतात्मा। मैं ही था जिसने सबसे पहले तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। वो इतने सालों में जिन लोगों से मिला था उनमें से बहुत से लोग तो काफी शानदार भैंस है दोस्तों। उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा देखते हैं 5 लीटर दूध दे रही है भैंस। ध्रुव को महसूस होगा मालवा कि भैंस है दोस्तों याद ये। आता है जब वो योद्धाओं के साथ बहुत बैठकर शानदार बातें भैंस किया है। करता था। ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्ति की मदद से ये पता लगा पा रहा था कि इसमें से सबसे ताकतवर इंसान एक द्रोण था तो सबसे कमजोर एक महादक्ष। जो भूतात्मा ध्रुव के पास खड़ा था वो दरअसल 2 सितारों वाला द्रोण था। इतने में भूतात्मा ने हंसते हुए कहा, देखो दोस्त, तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानने लगा क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसे ही दिखता है, इसलिए मैं बाकी के सफर में तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करना। दोस्तों अभी आई थी हमने 65,000 रुपए की। इसलिए आगे जाकर तुम्हें बहुत ट्रेन करना पड़ेगा। अगर तुम जलाते जैसी जगह पर ताकतवर नहीं हुए तो सब तुम्हारी बहुत बेइज्जती करते रहेंगे। तभी शिशिर ने भूतात्मा पर चिल्लाते हुए कहा, ओहो भूतात्मा, अब अपनी बकवास बंद भी करो। बेचारा अभी भी थोड़ा बेहतर हुआ है और तुम उससे बकवास करने लग गए। इस पर भूतात्मा ने हल्की शर्म के साथ जवाब दिया, लेकिन शिशिर भाई, मैंने इससे कुछ गलत थोड़ी ना कहा। शिशिर ने तो उसकी बात को नजरअंदाज किया और ध्रुव को बग्घी से उतरते देख मुस्कुराकर कहा, अच्छा है छोटे भाई ध्रुव, तुम इतने गहरे जख्मों के बावजूद 2 दिन में चलने में कामयाब रहे। अंधेरा होने लगा है, लगता है कि अब वक्त आ गया है आराम करने का। राजकुमारी ने कहा है कि हम तंबू लगाने की तैयारी करें। भूतात्मा, तुम कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलो और देखो कि आसपास कोई अच्छी जगह है क्या। बाकी लोग आसपास घूम कर देखो कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। उसके अंदाज से समझ आ रहा था कि शिशिर का औधा इस काफिले में काफी ऊंचा था। यही वजह थी कि बहुत से लोगों ने बिना कुछ कहे उसकी बात मानना सही समझा। इतने में शिशिर ने ध्रुव की तरफ देखकर उससे पूछा, दोस्त, क्या तुम्हें चलने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये सुनकर ध्रुव अपना सर हिलाने लगा और वो धीरे धीरे खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगा। उसे इस तरह चलते देखकर शिशिर ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी आराम की काफी जरूरत है। इतने गहरे जख्मों के बाद जल्द ठीक होना तो बेहद मुश्किल है। अगर गलती से भी तुम किसी मुश्किल में पड़ गए फिर तो आगे भी ट्रेन करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव ने शिशिर को हाथ दिखाकर इशारा किया कि वो उसकी इतनी फिक्र ना करे और ध्रुव का इशारा देखकर शिशिर ने उससे आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो सामने की तरफ देखकर तंबू गाड़ने की तैयारियों में जुट गया। अगले आधे घंटे में सभी ने मिलकर काफी सारे सफेद रंग के तंबू गाड़ दिए। इन तंबुओं के आसपास खास पाउडर भी छिड़का गया था ताकि कोई जहरीला जानवर अंदर ना आ पाए। ध्रुव अपनी कमजोर हालत के चलते ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और तंबू तैयार होने पर चुपचाप आकर बैठ गया। ऐसा करते ही उसने अपनी नजरें आसपास घुमानी शुरू की। जैसा कि शिशिर ने बताया था, उस हिसाब से काफिला सुनामी शहर के समर्थन का था। ध्रुव जैसे जैसे इस बारे में सोच रहा था, वो आसपास देखता गया। उसे लगा कि एक बग्घी बाकी सभी बग्घियों से ज्यादा निशान लग रही थी। यहाँ तक कि उसमें से शरीर की खुशबू भी आ रही थी। ध्रुव महसूस कर रहा था कि उस बग्घी के अंदर जो कोई बैठा था वो जरूर 3 सितारों वाला शक्तिमान था। इसका मतलब साफ था कि उस पूरे काफिले में सबसे ताकतवर वही इंसान था। इस दौरान ध्रुव उस पर ध्यान दे रहा था, उतने में उस बग्घी का दरवाजा अचानक से खुला और एक खूबसूरत लड़की चलकर बाहर आई। उसे देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इतनी ताकतवर योद्धा हकीकत में